अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीक का आखिरी लेक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर जो है वो 12 है, हम कर रहे हैं। इस वीक का जो सारा काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने यहाँ पर 11वें लेक्चर तक बात की थी। हमने कहा था कि बेसिकली रेट लॉ तो ये कह रहा है कि अगर रेट 2a + b बन रहा है प्रोडक्ट, तो आप जो इफेक्ट होगा कंसंट्रेशन का वो ए का डबल स्क्वायर होगा, यानी ए का एक्सपोनेंशियल पावर में 2 होगा और बी का 1 होगा, इसलिए कि बी का स्टैचोमेट्रिक वैल्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। बेसिकली स्टैचोमेट्रिक वैल्यू का मतलब यहाँ पर जो आप बैलेंस करने के बाद जो वैल्यू आती है 2 या 1, जो भी प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, ये बेसिकली स्टैचोमेट्रिक वैल्यू कहलाती है। तो रेट लॉ तो ये कहता है, लेकिन रेट लॉ ने जो कहा वो एक्चुअली वैसा हो नहीं रहा है। एक में लाइट पड़ रही है, मैं लाइट बंद कर दूँ क्योंकि लाइट पड़ रही है, जैसा में आप लोगों को नज़र आ रहा है, सही, ठीक है। तो बेसिकली जो रेट लॉ तो एक्चुअली इस तरह था, लेकिन जब हमने ये इसको करना शुरू किया तो हमें पता चला कि नहीं, रेट तो कोई भी कंसंट्रेशन जो है वो किसी तरह भी इफेक्ट कर सकती है। हो सकता है वो रेट को आधा कर देगी, तो इससे इररेलेवेंट है कि क्या रेट है। रेट एक्चुअली जो है वो बराबर होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन वो एक ख़ास वैल्यू से डिपेंड कर रहा होता है। अगर ए और बी बन रहे हैं, तो अगर कोई भी इक्वेशन है उसकी स्टैचोमेट्रिक वैल्यू कोई भी है, तब भी उसका ऑर्डर जो है वो ए जो है उसको अफेक्ट कर रहा होगा एक्स ऑर्डर में, और वाई उसको अफेक्ट कर रहा होगा, बी अफेक्ट कर रहा होगा वाई ऑर्डर में। इनका मिला के यानी जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो एन कहलाता है, वो एक्स प्लस वाई होता है। तो एक्स प्लस वाई का मतलब क्या हुआ कि ये रेट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। वो वन हो सकता है। अगर हम रेट लॉ को फॉलो करें तो सिंपल सी बात यह है कि वो या तो पॉजिटिव हो सकता है और या इंटीग्रल हो सकता है, ठीक है। नहीं, वो पॉजिटिव होगा और इंटीग्रल होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी की कंसंट्रेशन बढ़ाने से नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ सकता इस रेट लॉ के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली पड़ता है। तो इसलिए इस रेट लॉ में ये मॉडिफिकेशन की कि हर चीज़ का इफेक्ट अलग है, और उसका जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, अंडर रूट भी हो सकता है। मतलब आप जो भी आप पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं वो तमाम पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। तो रेट लॉ की इक्वेशन जब बनाई गई तो उन्होंने कहा कि रेट, ये जो है ये ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ, असल में इक्वेशन कुछ भी बन रही है जिससे इररेलेवेंट, यहाँ पर z आ रहा है, यहाँ प्लस b के साथ जो है वो r आ रहा है, या क्या कहेंगे इसको, a कह लें, इसको a b कह लें। a के साथ a है, a जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और b के साथ b है, और मिलने के बाद c और d बना रहे हैं, उनकी भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, लेकिन इससे इररेलेवेंट है वो रेट हमेशा ऑर्डर हमें मालूम करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली हमें ये जानना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो हम उसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, हम उसको ड्राइव करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन होता है। एक बात यहाँ पर जो है, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहलाता है, रेट कांस्टेंट भी कहलाता है। के जो है स्पेसिफिक, किसी बारे में स्पेसिफिक कहेंगे, इसका मतलब ये कि बाकी चीज़ों को 1 कर दें आप, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है वो आ जाता है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है, इसका मतलब क्या होगा, ये बराबर होगा ए की कंसंट्रेशन x, बी की कंसंट्रेशन y अपॉन रेट। ये बात समझ में आ रही जनाब? के को निकालने के लिए मैंने क्या किया, सॉरी,
उल्टा कर दिया, सॉरी उल्टा कर दिया। रेट अपॉन ए की कंसंट्रेशन x, बी की कंसंट्रेशन y। ठीक है जनाब। तो ये एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है, अगर ये 1 होगा तो रेट के बराबर होगा के, वरना ये अगर दोनों वैल्यूज 1 होंगी तो के जो है वो रेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि जब से हमने ये लिखा तो इसका यूनिट क्या होगा। हमने ये बात बताई थी आपको शायद पहले भी कि अगर गैस नहीं है, नॉर्मली गैस में तकरीबन कभी कभी जब रिएक्शन गैसेज में हो रहे होते हैं तो पार्शियल प्रेशर्स को कंसीडर किया जा रहा होता है, लेकिन उसके अलावा नॉर्मली कंसंट्रेशन को ही देखा जा रहा होता है। और कंसंट्रेशन को हम पहले ही बता चुके हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। तो रेट तो मोल एंड डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनटू सेकंड होगा, या इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको इस तरह में लिख सकता हूँ, मोल इनटू डेसीमीटर क्यूब -3 सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन रेट की वैल्यू है, जबकि इसकी वैल्यू भी ये होगी। कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर -3 सेकंड इनवर्स की पावर x। ठीक है, और मोल डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स की पावर y। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो यूनिट बनेगी के की वो कुछ इस तरह बनेगी। वो बनेगी जनाब मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर -3 सेकंड इनवर्स 1 - x + y। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि x + y जो है वो n के बराबर होता है। तो अगर n जो है वो आप देख लें तो n जो है वो होता है -n, इसको मैं x y की जगह n लिख सकता हूँ। तो अब यूनिट जो इस तरह का आएगा वो आपको बता देगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। n जो है वो ऑर्डर ऑफ होल रिएक्शन है, x y जो है वो a के हिसाब से जो ऑर्डर है, और y जो है वो b के हिसाब से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो बताता है, और n बताता है कि टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो अगर आपके पास k की यूनिट दी हुई है, k की भी यूनिट जो भी दी हुई है, उससे आप देख के अंदाजा कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अगर k की वैल्यू इसमें सिर्फ यही आ रही है, मोल डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स की पावर फर्स्ट कर लें 1 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 है, n ऑर्डर जो है वो 0 है, तभी तो 1 आ रही है। ठीक है ना। अगर ये 0 आ रही है यानी कोई भी ऑर्डर की जो है वो इनवर्स कोई भी नहीं आ रहा, तो यूनिट नहीं आ रहा, तो तब इसका मतलब ये हुआ कि 1 - 1 हो गया, तो ऑर्डर क्या हो गया 1। इसी तरह फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये एक आइडिया करने के लिए कि आपका यूनिट क्या होगा ये आप देख सकते हैं, लेकिन बहर इससे कुछ ताल्लुक इतना कोई खास है नहीं सवाल का। सवाल हमें बताएगा कि एक्चुअली क्या हमारे पास जो है वो हो रहा है। अब फर्स्ट कर लें, मैं आपको एक
अब आपको एक सवाल दे देते हैं। हमने एक इक्वेशन लिखी 3a + 4b जो है वो कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है, इससे कोई कंसर्न नहीं है मेरा। ये आपको लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है एक्चुअली, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जनाब जो इफेक्ट है वो ए का जो इफेक्ट है, ए की कंसंट्रेशन को मैं अगर का जो इफेक्ट है, ए का जो इफेक्ट है या ए का जो ऑर्डर है वो 2 है, यानी ए का ऑर्डर रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स जो है वो 2 है, और ऑर्डर रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, वाई जो है वो -1 है। कोई चीज किस चीज का जो कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो है रेट जो है वो आधा हो रहा है, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट आधा हो रहा है, इसका मतलब उसका ऑर्डर -1 है, ठीक है, 1/, है रेट। तो वो कंसंट्रेशन बढ़ाने से विद रिस्पेक्ट टू वो जो है वो -1 है। अब इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं आप। अब लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम आपसे मालूम करें कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है और हम ये कह रहे हैं कि हम एक कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दें, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दें या कंसंट्रेशन ऑफ बी को हाफ कर दें या कंसंट्रेशन ए बी को जो है वो डबल कर दें या वॉल्यूम को जो है वो डिफरेंट कर दें, ठीक है। तो जब हमने रेट कांस्टेंट निकाल लिया तो मेरे पास तमाम चीजें जो है वो आ जाएंगी। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सवाल इस तरह आया कि जनाब इसमें 3a + 4b जो है प्रोडक्ट बना रहा है और उसमें लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ए के हिसाब से जो चेंज हो रहा है वो डबल हो रहा है, यानी ए की कंसंट्रेशन को मैं बढ़ाता हूँ तो दुगना बढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियली 2 की पावर में बढ़ जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियली 2 की पावर बढ़ जाता है, यानी 4 गुना बढ़ जाती है। अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करता हूँ तो पावर 4 गुना बढ़ जाती है, और अगर मैं बी की कंसंट्रेशन को डबल करता हूँ तो हाफ हो जाती है, सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि x, ये लिखा हुआ जिससे वर्डिंग में लिखा हुआ है सवाल, इसका मतलब हुआ x हो गया 2 और y हो गया -1। रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट हो जाएगा जनाब, रेट को हम r लिख देते हैं, r जो हो जाएगा वो हो जाएगा k को छोड़ दें अभी, ठीक है। और आपने क्या कहा, रेट लॉ जो है वो ये कहला रहा है कि जनाब ए की कंसंट्रेशन जो है उस पर 2 आ रहा है और बी की कंसंट्रेशन जो है उस पर 1 आ रहा है। अब वो ये कह रहा है कि रेट को डबल करने से, मतलब मैं किसी की कंसंट्रेशन को फर्स्ट करें, मैंने एक्स की कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन जो है वो दुगनी कर दी। ये सवाल में लिखा हुआ है कि ए की कंसंट्रेशन को दुगना कर रहा हूँ, तो रेट लॉ में क्या फर्क पड़ेगा, नया रेट जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा या कितना कम हो जाएगा। मैंने क्या किया कि मैंने इसकी जगह ये तो पहले मैंने निकाला इनिशियल रेट, और फाइनल रेट क्या निकलेगा जनाब 2a डबल कर दिए एक्स कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन वही रही, ठीक है। तो उसके बाद मैं इक्वेशन 2 से को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूंगा। मेरे पास ज़रा बोर्ड छोटा है तो मैं ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट करके कर रहा हूँ, आप लोग आराम से कॉपी में कर सकते हैं, बड़ी डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को डिवाइड किया इक्वेशन 2 को डिवाइड किया इक्वेशन 1 से, तो RF फाइनल अपॉन R0 इनिशियल जो आई
उसमें सब चीज़ें कट जाएंगी, सिर्फ 2 का स्क्वायर आ जाएगा जनाब। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इम्प्लाई कर रहा है कि आर एफ जो है वो 4r0 के बराबर होगा। अगर आप सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। बी की कंसंट्रेशन को अभी आपने छेड़ा नहीं है। अब यही सवाल अगर बी के लिए लगाऊं, मैं बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो क्या होगा? ठीक है, आर नॉट तो वही रहेगा, आर एफ में क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो जो जवाब में जो आर एफ अपॉन आर नॉट बचेगा तो उसमें क्या बच रहा है, 2 की पावर -1 यानी हाफ। 2 की पावर -1 जो है वो हाफ होता है, तो आर जो है वो आर नॉट अपॉन 2 आ जाएगा, यानी जो रेट होगा वो आधा हो जाएगा अगर मैं सिर्फ बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं। अगर मैं दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा? ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 कर दिया, सॉरी यहाँ नहीं करा, यहाँ कर दिया। ठीक, अब जब मैं उसी तरीके से करूँगा तो आर एफ अपॉन आर नॉट क्या आएगा जनाब, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -1, तो 2 की पावर 2, तो रेट क्या हो जाएगा जनाब, डबल हो जाएगा। अगर मैं दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दूंगा तो रेट जो है वो डबल हो जाएगा। इस सवाल का आखिरी पार्ट मैंने वॉल्यूम जो ना, फर्स्ट करें ये जिस कंटेनर में कर रहा था उस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ाने से ये हुआ कि ये जो रिएक्शन हो रहा था इसकी कंसंट्रेशन में फर्क आ गया। मैंने ट्रिपल कर दिया दोनों का वॉल्यूम, तो ये अपॉन 3 हो गया, ये भी अपॉन 3 हो गया। अब इस पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, ये नीचे वाली मिटा देता हूँ, तो रेट क्या हो गया, a अपॉन 3 हो गया, a अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया, और b क्या हो गया, b अपॉन 3 हो गया, क्योंकि ट्रिपल कर दिया मैंने, जो भी वॉल्यूम था उसको ट्रिपल कर दिया। अब आप देख सकते हैं क्या इफेक्ट आया। मैंने जो है ये किया तो क्या हुआ कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और वहाँ पर -1 है तो वो 3 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 9 जो है वो, तो ये रेट जो है वो 1/3 हो जाएगा, कोलिजन कम हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, इसी तरह के सवाल इम्तहान में आएंगे, वो डिस्क्रिप्टिव सवाल लिखे हुए होंगे, मैं आपको असाइनमेंट में भी वो सवाल इस तरह के लिख के दूंगा जो आपने करने होंगे। इस हिसाब से आपने रेट पे इफेक्ट निकालना होगा। इसके बाद ये भी हो सकता है कि हम आपको कुछ कंसंट्रेशन दें और रेट दें, और आपने रेट लॉ डिटरमाइन करना हो, और उसके बाद ये निकालना हो कि जनाब फाइनली क्या इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कहीं पर कंसंट्रेशन जो है वो ए की चेंज हो रही हो, कहीं पर बी की चेंज हो रही हो, और उसके हिसाब से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम इसको हम देख लेते हैं भी हम। सवाल में ये भी आ सकता है जनाब, फर्स्ट करें, सवाल ये भी हो सकता है कि जनाब लेट सपोज 2a + b, कुछ भी लिख दें, 3b कर दें, जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब सवाल में कि अगर एक ही कंसंट्रेशन को मैं डबल करता हूँ तो रेट जो है वो 2 टाइम इंक्रीज हो जाता है, रेट की जो है वो डबल हो गया, 2 टाइम इंक्रीज हो गया, डबल हो गया। ठीक है, और अगर ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करता हूँ, ए एंड बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करता हूँ तो रेट जो है वो 8 टाइम इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब आप ये देखते हुए रेट का ऑर्डर निकालेंगे। हमें ये पता है
अब ये ऑर्डर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं जो है लिखूँगा रेट का एक्सप्रेशन। वो मुझे पता नहीं क्या है, अभी तो मैं सिर्फ ए और बी के ऊपर एक्स और वाई लगा रहा हूँ, ठीक है। ये रेट आर नॉट है, मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा जी, आर वन क्या हो रहा है कि मैं जो है वो इसको आर नॉट आर वन नहीं करें, इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ तो रेट जो है वो 2 टाइम हो रहा है। और अगर मैं दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ तो रेट जो है वो 8 टाइम हो रहा है, ठीक है जनाब। मैंने 8 आर लिख दिया, यहाँ पर 2 आर लिख दिया। तो ये जो हो रहा है ये अब आपको बता रहा है, सवाल ये कह रहा है कि अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर लें जरा पूरे ऑर्डर का। तो ये सवाल कैसे होगा, इसको हमने इक्वेशन 2 कह लिया, इसको 1 कह दिया हद मामूल, इसको 3 कह दिया जनाब। सेकंड में से जो है 1 को डिवाइड कर दो, सब चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। अगर मैं इसको अगर आपने देख लिया, रिमाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, मैं ऊपर से मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है। अगर अब आप क्या करेंगे कि आर आप मतलब 2r डिवाइड बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा जनाब, हमने कहा था कि जनाब रेट जो है वो 2a x बी वाई अपॉन ए की पावर x बी की पावर y आ गया, ठीक है। यहाँ से आर आर कट गया, यहाँ से ये कट गया, ये भी कट गया, सिर्फ 2 की पावर, इसको मैं ऐसे काट नहीं सकता, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा तकरीबन 2 की पावर x, और यहाँ पर ये कट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 1 आ गया। जब बेस बराबर होते हैं तो पावर जो भी वो भी सेम होती हैं। अगर बेस इक्वल है, बेस एक ही है और मतलब इक्वलिटी होती है तो पावर भी सेम होती है। x यहाँ से 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसके बाद इसको मैं अगर थ्योरेटिकली वर्बली करना चाहूँ तो वर्बली भी कर सकता हूँ, उस वक्त भी कर सकता था, ठीक है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा करता हूँ। अब जनाब 8r अपॉन r, थर्ड को 1 से डिवाइड कर दिया आपने, सॉरी यहाँ पर थर्ड में मैंने b नहीं लिखा था, 2b है, ठीक है। दोनों की वैल्यू को डबल कर रहा हूँ, ये है जनाब 2a की पावर x b 2b की पावर y अपॉन a की पावर x और b की पावर y। इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 8 इजिकल टू 2 की पावर x 2 की पावर y, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो ये 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर x प्लस वाई हो गया। इसका जो इम्प्लाई कर रहा है कि 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, x हम पहले निकाल चुके हैं तो y इक्वल टू 2 आ गया। अब इसका ऑर्डर क्या बना, इस रेट एक्सप्रेशन क्या बनी, आपने कहा रेट इज इक्वल टू, क्योंकि x 1 है तो a की कंसंट्रेशन की पावर 1 है और b की कंसंट्रेशन की पावर 2 है। वह आपको सिंपली नज़र भी आ रहा था कि जनाब अगर a की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो वो डबल हो रही, डबल कर रहे हैं तो डबल हो रही, तो सिंपल बात है कि उस पर तो पावर x की पावर 1 ही है। और जब दोनों की चेंज कर रहे हैं तो a ने तो डबल कर दिया रेट को, तो उसके बाद रेट जो b ने जो किया वो 4 टाइम ही किया खाली,
4 टाइम का मतलब ये होगा कि स्क्वायर होगा तभी 4 टाइम हो रहा है। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। आपको इस तरह के सवालात भी इम्तिहान में आ सकते हैं। आखिरी पार्ट, एक और तरह के सवालात भी इम्तिहान में आ सकते हैं, वो जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जनाब, जब हम इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं कि आपको किसी भी कंसंट्रेशन दी हुई है, रिएक्शन हो रहा है, कोई भी 3A + 4B कर लें तो कोई फर्क, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम ये कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, सिर्फ आपको कंफ्यूजन करने के लिए दी गई है। ठीक है, उसके बाद है ए की जो है कंसंट्रेशन दी गई है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, और उसके बाद जो है बी की कंसंट्रेशन जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में दी गई है, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन कहा गया है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी दिया हुआ है मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन सेकेंड। ठीक है ना। अब पहले ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें डाटा जो दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.1 है, और ये जनाब 0.002 है, 0.001 है, 0.004। ठीक है ना। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, आपने ये मालूम करना है कि ऑर्डर क्या है। ये बहुत सिंपल से लग रहा है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, आप इसको देख के बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। जब हमने ए की कंसंट्रेशन को सेम रखा, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो रेट आधा हो गया, रेट आधा हो गया। जब बी की कंसंट्रेशन को वही सेम रखा और ए की कंसंट्रेशन को डबल किया मैंने, तो क्या हुआ, रेट 4 टाइम बढ़ गया। ये वही इक्वेशन है जो कि हम करते आ रहे हैं इतनी देर से। जनाब ए की कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो पावर 2 आ रही है, बी के ऊपर जो है वो -1 आ रही है। तो ये बेसिकली इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सॉल्व करके भी, कंसंट्रेशन को रख के भी कर सकते हैं। वही 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 इक्वेशन को बनाने के बाद उनको सॉल्व करेंगे तो जवाब उसी तरीके का आ जाएगा। मैं इसको इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान, इसलिए ज़्यादा आपको कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, इसमें इस तरह के सवालात होंगे और उस सवालात की एक्सरसाइज आप वो करेंगे, और इंशाल्लाह जैसे ही वो आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपकी समझ में पूरा का पूरा असाइनमेंट आ जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम आपको बता रहे थे इतनी देर से, जो है वो हम आपको अब दिखवा भी देता हूँ मैं। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्टैटिस्टिक वैल्यूज़ हैं, यानी जो बैलेंसिंग इक्वेशन की जो वैल्यूज़ हैं, वो उसका कोफिशिएंट से कोई ताल्लुक ही नहीं। ठीक है, मसलन N2O5 बना रही है जनाब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ठीक है जनाब इसको बैलेंस करना है जनाब, तो बैलेंस करने में टाइम लगेगा, आपको बैलेंस कर लीजिएगा तो ये कुछ इस तरह की बैलेंस हो जाएगी। इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें जो है जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी उससे उतना ज़्यादा जो उसका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन से -1 पे चल रहा है, सॉरी -1 कह रहा हूँ, 1 पे चल रहा है। कोई उसकी जितनी होगी उसी हिसाब से वो प्रोपोर्शनली बढ़ रही होगी। उसका रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि उस पर 2 लिखा हुआ है, बैलेंसिंग में क्या आ रहा है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी बात यह है कि
कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, यानी प्रोडक्ट बनने से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो भी हो रहा होता है। मतलब अगर आप ओजोन की बात करेंगे, ठीक है, ओजोन टूट के ऑक्सीजन बना रही है, अब इसका रेट जो है ना वो बराबर होता है ओजोन की, तो डबल होता है, लेकिन O2 से माइनस होता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगी उतना रेट स्लो हो रहा होगा। जितनी ओजोन मौजूद होगी वो तो रेट को डबल कर रही होगी, अगर डबल कंसंट्रेशन मौजूद होगी डबल कर रही होगी। लेकिन जब ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन मौजूद होगी तो रेट आधा हो जाएगा, ठीक है। जब बनना शुरू हो जाएगी रेट, जो ऑक्सीजन उस एनवायरनमेंट में मौजूद होगी तो वो आधा हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा जबरदस्त कानून है, ठीक है। इसके अलावा जनाब कभी कभी ये होता है कि रिएक्टेंट में से कोई रिएक्टेंट जो है वो इनफेक्टिव होता है, उसका इफेक्ट जो है वो ज़ीरो होता है, यानी उसका जो वाई वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। एक्स वैल्यू तो कुछ होती है लेकिन वाई वैल्यू ज़ीरो होती है। मसलन अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड को आप कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलाएंगे, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसमें जो R है डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे, और वो उसकी पावर 2 है। कार्बन मोनोऑक्साइड से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसकी ना वो उसका जो कंसंट्रेशन के ऊपर जो Y है वो 0 है, ठीक है। चौथी आखिरी बात जो है वो ये है कि कभी कभी जो है वो अगर आप कैटेलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैटेलिस्ट की कंसंट्रेशन जरूर अफेक्ट कर रही होगी रेट को, रेट लॉ में ज़रूर आ रही होगी। यानी अगर आप लिखें कि जनाब सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, आप सल्फर डाइऑक्साइड जो आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाई थी, आपने जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में सल्फर डाइऑक्साइड, हम अगर इसमें NO इस्तेमाल करेंगे जो कि एक गैस है जो कि आपको उसके प्रोसेस में कैटेलिस्ट के तौर पर काम कर रही है। अब इसमें जो कंसंट्रेशन इफेक्ट कर रही है, इसका जो रेट लॉ बनता है वो बराबर होता है K ऑक्सीजन, तो इसको अफेक्ट कर रही है, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन इसको अफेक्ट करेगी, 2 उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी अफेक्ट कर रही है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड नहीं कर अफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको देखने होते हैं कि रेट लॉ में क्या हो रहा है, एक्चुअली कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी चीज़ अफेक्ट कर रही है, कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतने ही। खुदा हाफ़िज़।